बीच में लगातार रूप से समझदारी और समझदारी के बीच में जो जनता से सीधे जुड़े सवाल हैं, आज उन सवालों के ऊपर दूसरे तरह के मतलब जिसको हम कहें कि निर्णय आ रहे हैं। हम सबकी एक ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम कुछ कर पाए, बड़ा परिवर्तन कर पाए या न कर पाए, लेकिन अगर कुछ समझदार लोगों को अगर हमने तैयार करने का काम कर पाया तो निश्चित तौर से हमारा इस देश के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद साथी संजय जी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि लंच आपका तैयार है, उसे ग्रहण करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग फिर इकट्ठा हो जाए, ताकि आगे के जो कार्यवाही है वो आज किसी मुकाम तक पहुंचाई जा सके। अपनी बात रखने के बाद में एक खुलासा तो होगा, इसमें लोग आपस में जो तमाम बिंदु हैं उन पे चर्चा करेंगे। मैं हमारे बीच आए हैं दीपक मालवीय जी, ये भी जनहित के कामों से जुड़े रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि हमें और वो भी जनहित याचिकाओं के बारे में अपना राय स्पष्ट करें। तो दीपक मालवीय जी आप भी आइए। मैं सबसे पहले तारिक अदीब जी को निवेदन करूं, राय साहब जो है समअप करते हुए सब कुछ फाइनल कर देंगे, तो मैं तारिक अदीब जी से कहूंगा कि वो हमें, और चूंकि ये जनहित याचिकाओं के एक्सपर्ट भी हैं, और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कानपुर में जो तमाम शहरों बने हैं, या कानपुर में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का कानून आया है और लागू किया जा रहा है, इन महत्वपूर्ण जो जनहित याचिकाएं हैं इनमें अवमानना तक की कार्रवाई की है तो तारिक अदीब जी ने करी है। मैं ऐसे तारिक अदीब जी का आपसे परिचय कराते हुए चाहूंगा कि तारिक जी जनहित याचिकाओं के बारे में आपको मशवरा। जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि जनहित याचिकाओं पर में काफी हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इस मंच से अपील करूँगा जो मैंने फाइल करी है उसमें क्या रिजल्ट हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने दिए। सबसे पहले बात मैंने कल जहाँ छोड़ी थी वहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा। कल मैंने जिक्र करा था PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की ये मीडिया ने करी हो। अगर इसके आप रिकॉर्ड में जाएंगे तो इसके अब तक 11 साल में 120 ऑर्डर्स पास करे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और जो 120 ऑर्डर्स पास करे हैं उसके अंदर जो समाज है हमारा भारतीय समाज उसको बहुत कुछ मिला है, चाहे वो मिड डे मील की स्कीम हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की समस्याएं हो, करप्शन हो, शेल्टर होम की समस्या हो। मतलब जैसे मैंने बताया था रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान सबसे बड़ी डिमांड है हर भारतीय, हर नागरिक की, और खाली भारतीय नागरिक की नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डिमांड है इंसानियत की, मनुष्य की सबसे बड़ी डिमांड यही है, चाहे। तो इस केस के माध्यम से हमने बहुत कुछ पाया है, और सरकार, अगर हम ये सीधे शब्द में कह रहे हैं कि सोती हुई सरकार को हमने इसमें जगाने का काम कर रहे हैं इस केस के माध्यम से। अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो सारे जजेस करप्ट हैं या हमारा जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ जजेस हैं, कुछ बेंचेस ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं रोटी कपड़ा और मकान को लेकर, भले से वो डी राजा के सिलसिले में कोई ऑर्डर न करे, भले से सुरेश कर्माटी को छोड़ दे, भले से ईशान कुमार को के ऊपर वो तवज्जो न दे जो करप्शन के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, मगर जब रोटी कपड़ा और मकान की बात आती है तो ये एक इंसान, एक मनुष्य होने के नाते जज भी चुके इंसान है, तो उसका ज़मीर अंदर से जागता है और उसके पास इतनी पावर है कि वो कुछ ऑर्डर दे सकता है। तो और ऑर्डर जब देता है तो उसके पास सबूत, पूरी एनालाइज, पूरी डाटा होनी चाहिए, जो काम हम लोग करते हैं। हम लोग
कोर्ट में अपना सारे डाटा स्टैटिक्स पेश करते हैं, मगर वो उसके पीछे जो खाका तैयार करा होता है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं का करा हुआ होता है। वो हमें डॉक्यूमेंट देते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे फूड की राइट टू फूड की बात अगर हम करें तो 70,000 टन अनाज पिछले साल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि सूखे में खुले में पड़ा हुआ सड़ रहा है, इसे बांट दो। और हमारे माननीय कृषि मंत्री जनाब शरद पवार साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी, हमसे रिकमेंड करा था कि कंसिडर करा जाए कि इसे बांटा जाए कि नहीं बांटा जाए। फिर हमने एक एप्लीकेशन फाइल करी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिस्टर पवार दिस इज एन ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूट द फूड विच इज केप्ट इन ओपन। तो उसके बाद फिर सरकार ने अपने पैमाने सेट करे कि किस तरीके से बांटा जाए। मगर करप्शन का आलम यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत अच्छा बहुत बढ़िया निर्णय दिया जस्टिस दीपक भंडारी ने, मगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर कि वो आज तक ऑर्डर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। हो रहा है किसी स्टेट में हो गया, कोई स्टेट दूसरा एफिडेविट फाइल करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हार के बैठ जाए। हमें अपनी लड़ाई लड़ते रहनी है। हमारी लड़ाई बंदूकों से और तोप के गोलों से नहीं हो रही है, हमारी लड़ाई पिटीशंस, PILs, सूट्स, इन चीजों से हो रही है। हमारा माध्यम ही है, वकील होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट वेपन इन आवर हैंड। ये हमारी बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और हम इस हथियार को हम उपयोग करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बट उसके अंदर यह है कि हमें जजों को, वकीलों को, अपनी सोसाइटी को जागरूक कराना होगा। जहां तक जागरूकता की बात अगर हम करते हैं तो हमारे जजेस बहुत संवेदनशील नहीं है। तो अब हम इलाहाबाद का ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो यहाँ पर जो मोस्टली मेजोरिटी ऑफ जजेस है वो हमारी लीगल फैटर्निटी से ही आती है। जो सीनियर एडवोकेट होता है और मोस्टली मोर देन 90% जजेस आर दोज जो गवर्नमेंट काउंसिल हुआ करते हैं, उनका प्रमोशन ऐसे जज होता है। अब उनकी अपॉलॉजी को रहती है, सरकारी वकील था सरकार की बात करेगा, आप जब कुर्सी में बैठ गए सरकारी पक्ष में दे देगा। इसलिए ऐसे जजेस को, जिनको मैं कहूंगा जाहिल जज, समझते नहीं है, सरकारी बात को समझेंगे, झूठे एफिडेविट पर अपने जजमेंट्स देंगे। तो उन जजेस को पढ़ाने का काम भी हम लोग करते हैं। HRLM जो है जुडिशियल कोलोकुलम करती है ताकि उन लोगों को समझाया जाए कि ये इशू क्या है, राइट टू फूड है क्या, राइट टू वाटर है क्या, वुमेन्स राइट है क्या, माइनॉरिटी राइट्स है क्या। सारे राइटों के उनको ज्ञान दिया जाता है, जब जाकर उन्हें समझ आता हो कि ह्यूमन राइट्स अच्छा ये होता है ह्यूमन राइट्स, तो फिर उन्हें अपने जजमेंट देना शुरू करते हैं। उसके बाद हम अपने केसेस फाइल करते हैं PILs, तो वो फिर उस मद्देनजर से देखते हैं जो उनको पता है, हमने नॉलेज दी थी, उनको एजुकेशन दी थी कि साहब ये ह्यूमन राइट्स है, ये इसके वायलेशंस है और ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद जब वो जजमेंट देते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट आता है और एक अच्छा संदेश जाता है सोसाइटी में कि जुडिशरी के बारे में एक पॉजिटिव थॉट जो लोगों के दिमाग में आने से होता है कि हाँ साहब हमारी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, हाई कोर्ट काम कर रही है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम कर रही है। तो इस मद्देनजर हमने काफी सारे केसेस कर रहे हैं। मैंने PUCL का जिक्र करा। अब मैं एक अपनी जिंदगी का जो सबसे मेरा वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट केस है कॉमनवेल्थ वर्कर्स केस। ये केस बड़ा इसलिए है क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। तो जब यहाँ पर हिंदुस्तान में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो उसके लिए साहब बहुत तैयारियां हुई। 70,000 करोड़ का फंड अलॉकेट करा गया कॉमनवेल्थ स्टेडियम, सड़कें सही करने के लिए, पार्क सही करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। मगर जो लोग काम कर रहे थे वहां पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। उनकी सैलरी, उनकी मिनिमम वेजेस क्या है, उनको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो किस तरीके से रह रहे हैं, इंसानी हालत में रह रहे हैं, जानवर की हालत में रह रहे हैं, उनके बच्चों को क्या खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को तालीम मिल रही है नहीं मिल रही है, कोई परवाह नहीं सरकार को। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में ये वाला केस फाइल करा और इस केस की जो तथ्य थे और जो सारी कैलकुलेशन थी वो इतनी चौंकाने वाली थी कि सुप्रीम हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उनको उनकी आंखें खुली और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स पास करे। अभी 17 तारीख को ये केस आ रहा है फाइनल हियरिंग के लिए और हमें उम्मीद है कि इसमें अच्छा ऑर्डर पास होगा क्योंकि पूरा केस हमारे फेवर में जुल्म हुआ है और जुल्म दिखा है, उसको बस जज ने भी माना है, कोर्ट में सबने माना है, रेस्पोंडेंट वकील ने भी कहा कि साहब हाँ ऐसा है। इसके अलावा एक PIL हमने फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में जो कि फॉरबिल का जो एक जिला है, अररिया एक जिला है बिहार के अंदर, वहां पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है शुभम करके,
तो एक जमीन, एक रास्ता था जो एक गांव से जुड़ता था। वहां पर एक उस गांव के अंदर लगभग 3000 की आबादी, सब बहुत ही गरीब बेबस मुसलमान वहां रहा करते थे। अब उस रास्ते को, उस जमीन, एक साइड में सड़क थी और दूसरी साइड खुली हुई पड़ी थी, मगर जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आती है तो वो साइड वाली जो जमीन है वो उसी इंडस्ट्री को अलॉट कर देता है। जब वो अलॉट करता है तो वो रास्तों से इंडस्ट्री का जो मालिक उसे खरीदने लगता है। अब वो समाज अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर उस रास्ते को बंद कर देते हैं। और उनके साथ ही, क्योंकि वो उनका, उसकी जो लड़की है उसके नीतीश कुमार से बहुत, जो मालिक है नीतीश कुमार के रिलेशन में उसकी शादी होने वाली है, तो नीतीश कुमार सरकार उसको ज्यादा ही मेहरबान है। सॉरी, सुशील कुमार मोदी के रिलेशन में शादी होनी थी उसकी, तो इसलिए बहुत ज्यादा सुशील कुमार मोदी के चीफ मिनिस्टर है बिहार के, तो बहुत ज्यादा मेहरबानी उन्होंने एलोकेट कर दिया। जब उन्होंने रास्ता बंद करा तो गांव वालों को इतनी बड़ी दिक्कत हुई कि उन्हें लगभग 7 किलोमीटर का फर्क पड़ा। उस रास्ता बंद होने से उनको 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था पैदल। तो उन्होंने जो डीएम के यहाँ ज्ञापन दिए, सारे अपने प्रोटेस्ट करे, और कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने अपने आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स उन्होंने वो दीवार जो बना रहे थे कच्ची दीवार गिरा दी। एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, इंडस्ट्री वाले को पता था कि ये रिटेलिएशन होगा। उन्होंने पहले से पुलिस तैयार कर रखी थी, लगभग 400-500 पुलिस वाले बिल्कुल तैयार थे वो। और जैसे ही वहां पर उन्होंने ईंटें गिराई उसकी फौरन फायरिंग जो करी, उसके अंदर लगभग 6 लोग मारे गए, 4 नौजवान, एक औरत, एक बच्चा 8 साल का, और हाल में भूल गया एक बच्चा 6, मतलब जो औरत मरी वो 6 महीने प्रेग्नेंट औरत थी, उसका पेट में जो बच्चा था वो भी मारा गया। जुल्म की इंतहा ये रही कि एक नौजवान जिसके सर के ऊपर, सर पे और सीने पे 4 गोलियां लगी थी, 2 गोली यहाँ सर पर और 2 गोली छाती पर लगी थी, उसकी जान नहीं निकली थी। जुल्म की इंतहा ये थी कि पुलिस वाला जो है, जब उसकी बॉडी पड़ी है और वो इंजर्ड पोजीशन में पड़ा था, वो मरा नहीं था, तो पुलिस वाला उसकी बॉडी के ऊपर कूदा जब तक वो मर नहीं गया। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास थी, हमने ये सुप्रीम कोर्ट में PIL के माध्यम से ये वाला क्लिप हमने सुप्रीम कोर्ट में दिखाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन दिया और नोटिस इशू करा, सबको तरफ करा, SSP को, और हमने उसको भी पार्टी बनाया था, जो इंडस्ट्री का मालिक था, जो कूदा था, सब लोगों को पार्टी बनाया था। अभी केस चल रहा है। तो इस तरीके के PIL जो है ये जरूरी है, जहाँ पर जुल्म जाती हो, जहाँ पर आपके हक हुकूक मारे जा रहे हो, तो आपके पास एक हथियार है PIL, जनहित याचिका। अब जनहित याचिका कैसे बनाई जाती है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि रॉय साहब बताएंगे किस तरीके से बनती है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत एक आम आदमी भी बन सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको वकील की जरूरत नहीं है। अगर आप बोल सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो कोर्ट के सामने, आप पिटीशन इन पर्सन जाके कोर्ट में हाजिर होइए और अपनी बात कहिए, उसके ऊपर कोर्ट नोटिस लेगी और आपके पक्ष में जो फैसला होगा वो देगी। मगर ये बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट दिया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिससे आप अपने ही लिए नहीं पूरे समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। एक PIL हमने सुप्रीम कोर्ट में करा है हॉकर्स को लेकर, हॉकर्स की जो डिमांड थी जाए, एक जैसे मैंने बात करी जजेस की सोच की, बिहार के अंदर, बिहार और झारखंड के अंदर एक पूरा हॉकर्स का एक अभियान चला। वो अभियान जो चला था, उनको एविक्ट करा जाए, उनको समेट दिया जाए, जो बेचारा अपना रोजगार कर रहा है, उसका खाने का जरिया मुंबई वाला अपना ठेला लगा रहा है, और वो ठेला नहीं लगाएगा तो वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, कोई कारोबार उसके पास क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री का नहीं, क्या करेगा वो? यही काम कर सकता है। आप तुम कह रहे हो इसे हटाओ यहाँ से, तो वो खाएगा क्या? उसके पता 10 लोगों की फैमिली है, मर ही जाएगा वो। तो ऐसे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हॉकर्स है ऑल ओवर इंडिया, जिसके ऊपर एविक्शन ड्राइव का एक जो रूलिंग निकाल दी है सब चल रहा है, सब हर जगह चल रहा है। हद यह है कि साहब एक हमारे पास रांची के पूरा केस है, वो क्लियर आया। एक जज साहब थे, जज साहब के कोठी के बराबर में एक चाय बेचता था वो, तो उसको सिर्फ इसलिए हटाया तो क्योंकि जज साहब की गाड़ी निकलने में दिक्कत होती। जज साहब ने उसे तो हटाया, उसके बाद उन्होंने सो मोटो नोटिस जारी करा रांची हाई कोर्ट के अंदर कि एविक्शन ड्राइव कराया। और जज, ये पहला इंसिडेंट है हिंदुस्तान की तारीख में जहां पर जज खुद ही घूम रहा है कि इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे तोड़ो। ये वाला नमूना कई बार आपको देखने का मिलेगा, वो हिंदुस्तान के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोच ऐसी है। करीब उनको खल रहा है कि भाई मेरी इतना अच्छा गार्डन है और सब कुछ इतनी अच्छी आंटी है, चाय वाला प्रोडक्ट मेरे खराब कर रहा है, मेरी गाड़ी निकलने में परेशानी हो रही है, क्यों है? हटाओ, जाओ वाला मारो, जाओ तुम्हारा टोस्टर है। तो ये वाली सोच को चेंज करना होगा। इसी मद्देनजर हमने केस फाइल करा और सबके खिलाफ नोटिस हुए। ये क्योंकि जज साहब का भी तो हमने जज वाली बात भी मेंशन करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ नोटिस सबको इशू करे हैं। और एक हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करा है, जो बहुत बड़ा PIL है,
ये जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट डिविडर्स होते हैं उनकी डिमांड को लेकर है। 1927 में एक एक्ट बना, फॉरेस्ट एक्ट, जिसमें सारी बातें फॉरेस्ट जमीन कौन सी होगी, किस हद तक होगी, सब कुछ डिसाइड कर दिया गया। मगर ये डिसाइड नहीं करा गया उस एक्ट के अंदर, वो एक्ट साइलेंट रहा कि जो जंगल में लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा, उनकी जमीन का क्या होगा, उनके अधिकारों का क्या होगा, कुछ डिस्कस ही नहीं करा। 80 साल की नींद के बाद सरकार जागी, जब प्रोटेस्ट हुए साहब, इनकी डिमांड, इनका घर बार सब है इसके अंदर, ये लोग रोटी कमाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कि इनका अधिकारों का क्या होगा। तो साहब 1927 के बाद 2005 में सरकार जागी, और जागने के बाद 2005 में एक एक्ट बनाया, फॉरेस्ट डिविडर्स अदर फॉरेस्ट डिविडर्स एक्ट 2005। उसके अंदर साहब मतलब पूरा करा गया कि ये जो फॉरेस्ट डिविडर्स यहाँ पर 75 साल से रह रहा हूँ, 3 जनरेशन से रह रहा हूँ, एक जनरेशन की उम्र 25 साल आगा, 75 साल से रह रहा हूँ, उन लोगों का अधिकार होगा और गवाही की जरूरत नहीं है। बस जो पुराना बुजुर्ग होगा वो गवाही के देकर, हाँ सभी पिछले 75 साल से रह रहा है, वो मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर सरकार आती है साहब के, उसके बाद इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद हम वेरीफाई करेंगे, ग्राम समाज और उसके बाद कलेक्टर साहब सब SDM वगैरह वेरीफाई करेंगे, और वेरिफिकेशन के बाद आपकी जमीन आपकी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब साहब ग्राम समाज, कलेक्टर, SDM सब अपना करते हैं, और वो जो है कोई वेरिफिकेशन होता नहीं है। विदाउट वेरिफिकेशन सबके रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देना चाहिए। लगभग 60,000 रिप्रेजेंटेशन चमोली, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंसिल कर दिए। कोई रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनके रिप्रेजेंटेशन कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ के साथ कैंसिल। क्यों कैंसिल करे, इसकी कोई रीजनिंग नहीं है। तो इस मद्देनजर उस जो 60,000 रिप्रेजेंटेशन कैंसिल करे, उसमें इफेक्टेड जो कैलकुलेशन थी वो लगभग 5 लाख लोग, 5 लाख फॉरेस्ट डिविडर्स वो अफेक्टेड हो रहे थे। तो हमने ये पूरा केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल करा, जो आज तक पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है वो भी मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट इज द चैंपियन ऑफ पेंडेंसी इन इंडिया, चैंपियन। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्यादा केस किसी हाईकोर्ट में पेंडिंग ही नहीं है। क्यों पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है? सरकार तो जिम्मेदार है, मगर उससे बड़े जिम्मेदार हम हैं, आप लोग हैं जो वकील यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना दिमाग को ऐसा बांट दिया कि ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी। व्हाट इज दिस? ईस्टर्न यूपी वालों को क्योंकि बेंच पर होल्ड है, हम बनने नहीं देंगे साहब, हम बेंच बनने नहीं देंगे। एक जमाने से 30 साल हो गए डिमांड चल रही है ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी के बेंचेस। क्यों? क्योंकि हमारी रोजी के ऊपर असर पड़ेगा भाई। ये हमारे जो वेस्टर्न यूपी से आ रहा है वो ईस्टर्न यूपी के वकीलों को मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, उनकी फैमिली अच्छी परवरिश हो रही है, बच्चे गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है। हम अपने उसके ऊपर क्यों करें? मगर ये सारे जब कोई मसला होगा सब रिलीज हो जाएंगे कि अल्लाह भगवान सब मानेंगे। अरे भैया ये भी तो मानो कि जितना ऊपर वाले ने लिखा उतना ही मिलेगा, कितनी हाथ कर मार लो, उससे ज्यादा एक रोटी नहीं मिलेगी, एक आपको अन्न का दाना नहीं मिलेगा अगर ऊपर वाले ने तय करा है। कितने कर लिए? अगर तुम्हारे नसीबों पर वाले ने लिखा है तो भैया 10 बेंच बदले दो, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। ये वाली बात कोई नहीं सोचेगा, ये सिर्फ सोचने की बात है। इसमें जो वकीलों का जो अपना अड़ियल रवैया है छोड़ना पड़ेगा। ये इस मंच से वाली बात कहना चाहूंगा। और बहुत जरूरी है इंडियन जुडिशियल सिस्टम को इंसाफ में लाने के लिए, उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। वकील जो लीगल फेटर्निटी के लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, जो नहीं आना चाहते। क्यों? बस अपना अड़ियल रवैया है। और हम गवर्नमेंट को करते हैं, गवर्नमेंट भी सो रही है। अब मैं आने वाले इसमें ये बताना चाहूंगा कि हम कौन कौन से PIL करें। तो इसमें सबसे बड़ा एक मेरे दिमाग में यह है कि मैं इंडिविजुअल कैटेगरी में ये वाला PIL फाइल करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र जैसी जगह पे नागपुर में बेंच, औरंगाबाद में बेंच, बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच, गोवा की बेंच, यहाँ की बेंच, मध्य प्रदेश में भी, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के बाद सिर्फ एक बेंच, लखनऊ। पेंडेंसी क्यों नहीं होगी? 150 जजेस चाहिए है, 77 जज है, काम कैसे होगा? जिस मैंने PIL का जिक्र करा, इतना इंपॉर्टेंट PIL है, लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ PIL फॉरेस्ट डिविडर्स वाला। 29 फरवरी 2012 को मैंने आर्गूमेंट करा, नोटिस इशू हुए, उसके बाद से अभी तक डेट ही नहीं आई, 6 महीने हो गए। कौन है रिस्पॉन्सिबल? सिस्टम, हम लोग दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका हमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो निकालना पड़ेगा, रास्ता तय करना पड़ेगा। क्या रास्ता होगा? भैया बेंच बनवाओ, अड़ियल रवैया छोड़ो से, बेंच बननी चाहिए, बेंच बनेगी सबका फायदा होगा, पेंडेंसी खत्म होगी।
इसके अलावा मैं एक दो केएल्स हैं जो अब हमें फाइल करने हैं, वो डिस्कस करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी समस्या है अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर, मुस्लिम्स को लेकर, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो रही है, स्पेशली मुंबई, दिल्ली, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर कहीं तो मुसलमान को जाता है और वो कहता है साहब मुझे रेंटेड अकोमोडेशन चाहिए या मुझे जमीन चाहिए, सारी बातें तय हो जाएंगी। आपने अब जब तक अपनी आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है, आपके पैसे भी तय हो जाएंगे। हाँ साहब मैंने ये 80 लाख की दी और ये 90 लाख की दी, और कल हम वो कर लेंगे। आप बताएंगे कि मेरा नाम जो है मोहम्मद सुलेमान है, बोले भाई यार सॉरी ये नहीं सकती। आप पूछेंगे, वो आपको जवाब नहीं देगा, आपको टाल देगा। जब आप डिटेल में जाएंगे आपको पता चलेगा क्योंकि युवा मुस्लिम आपको यहाँ पर जमीन मिलेगी ही नहीं, आपको रेंटेड अकोमोडेशन मिलेगी ही नहीं, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो। और ये छोटे मोटे आदमी की बात नहीं है, जो बहुत बड़ा नाम है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हो शवारा आजमी, जावेद अख्तर, इन लोगों ने अपने पूरी कोशिश कर दी, एक जमीन थी वहां खरीदनी थी बॉम्बे में, नहीं मिली बिकॉज ऑफ बीइंग मुस्लिम। और यही वाला केस अभी मेरे सामने दिल्ली में आया था के साथ। वहां पर हमको एक बहुत अच्छा कपिल था, हाईली एजुकेटेड, बहुत अपने वेल सेटल्ड थे। वो यहाँ पर दिल्ली में रेंटेड अकोमोडेशन सुन रहे थे, उनको पता था सब कुछ तय हो गया। जब उन्हें पता चला कि एक मुस्लिम एक पायलट था, वो एयर इंडिया में, उस पायलट को जमीन अकोमोडेशन नहीं मिला, फ्लैट नहीं मिला, बोले साहब हम नहीं दे सकता आपके। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है आर्टिकल 14, 15, 21, 21 सब में आपका है इक्वलिटी, सबको राइट टू लाइफ। क्या है? इट इज अ क्लियर कट वायलेशन। तो मैं इस